बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने पिछली दफ़ा डेलिब्रेशंस की थी और ये बात हुई थी कि आप लोगों ने क्या सिस्टम्स ऑफ जस्टिस के साथ पहले डिस्कशन करना है या सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और ये मैंने बताया था कि दोनों जो हैं वो ऑर्गेनिकली लिंक्ड हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि फ़र्ज़ किया कि सिस्टम ऑफ जस्टिस कोई और है और सिस्टम ऑफ एजुकेशन कुछ और है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप फंक्शनल हो सकोगे उस लाइफ वर्ल्ड के अंदर। यानी कि अगर वो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये बात कि एजुकेशन जो है वो सिस्टम ऑफ नॉलेज नहीं है बल्कि सिस्टम इंटीग्रेशन का मॉडल है। तो वो बुनियादी तौर पर अगर हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन को कंसिडर करते तो हम पहले ये बताने की कोशिश करते कि एजुकेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है। और जब एजुकेशन और नॉलेज का फ़र्क आपको समझ में आता तो फिर आपको ये समझ में आता है कि किस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट करता है एक ख़ास किस्म के सिस्टम ऑफ जस्टिस के लिए और इंसानों के लिए नागुज़ीर हो जाता है कि वो उसी तसव्वुर अदल के ऊपर कायम रहें जो तसव्वुर अदल से कॉरिस्पॉन्ड करता है गिवन एजुकेशन सिस्टम। और जो हम लोगों ने बहुत सारे मफरूज़ात बना रखे हैं कि भाई जो है इल्म जो है वो मोमिन की खोई हुई विरासत है, वो जहाँ से मिले वो ले लो। तो ये बिल्कुल सही होगा, ऐसे ही होगा इल्म के बारे में, लेकिन एजुकेशन के बारे में नहीं है। इल्म एक अलग चीज़ है और एजुकेशन एक अलग चीज़ है। ख़ास तौर पे मॉडर्न वर्ल्ड में जो एजुकेशन है वो ज़ाहिर है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ जस्टिस को ही इस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है। और ये कोई साजिश नहीं है। ये जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कोई छुपी हुई साजिश है, खुल्लम खुल्ला वो असर्ट करते हैं जो भी इसके सिस्टम बिल्डर हैं कि भाई ये अदल का मतलब यही होता है, तो वो असर करता है। तो बार बार एजुकेशन सिस्टम अगर हम करते हैं तो बार बार ये सवाल उठता रहता पूरे प्रेजेंटेशंस के अंदर कि भाई ये जस्टिस है क्या फिर। तो मैंने और रशीद ने डिस्कशन किया और फिर हम दोनों इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई ऐसा करते हैं कि पहले हम सिस्टम ऑफ जस्टिस को ही करते हैं ताकि हमारा जो जो कुलीग्स हैं वो बात उनके जहन में क्लियर हो कि जब हम जस्टिस की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा जस्टिस है और कौन सा जस्टिस नहीं है, या दुनिया में कौन से ऐसे इंसान हैं जो जस्टिस को पसंद नहीं करते। तो आज जो है वो हमने जो है वो जो स्ट्रक्चर है जो हमारे इस यानी कि जितने भी हमारे सेशंस होंगे, और उसको हमने अभी लाइन अप नहीं किया कि कितने सेशंस होंगे, लेकिन ये कि जितने भी सेशन होंगे वो इसी स्ट्रक्चर को जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उसको मैं और थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर, जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है, अ, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम एक्सप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। सही है। तो जितनी भी प्रेजेंटेशन होंगी उसके साथ साथ आपके जहन में ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लैरिफाई होता चला जाएगा। और इंशाल्लाह जब ये हम सेशंस ख़त्म करेंगे तो हमारा जो स्टूडेंट होगा या पार्टिसिपेंट होगा इस पूरे सेशन के अंदर, उसके लिए ये समझना कि जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अदालत के अंदर होने वाले फैसले, यानी कि रियासती इदारों के ज़रिए मुसल्लत किए जाने वाले फैसले या कोर्ट के ज़रिए होने वाले फैसले, ऐसा नहीं है। जस्टिस का टर्म जब फ़लसफ़े में इस्तेमाल होता है तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है। और मॉडर्निज्म के अंदर भी शुरू में जो सिस्टम्स ऑफ जस्टिस इंट्रोड्यूस हुए वो कॉम्प्रिहेंसिव ही थे। और जो बड़े थिंकर्स हैं जैसे जॉन रॉल्स है, क्योंकि मैंने रॉल्स पे काम किया है तो मैं रॉल्स को रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि हम इस
में कोशिश ये करेंगे कि हम जो है जो भी बात कहें उसका जो है वो एक कॉरिस्पॉन्डिंग लिटरेचर अवेलेबल हो, और बच्चों में से या स्टूडेंट्स में से कोई भी बच्चा उसमें काम करना चाहे तो उसे कोई ये माइथोलॉजिकल लेवल के ऊपर जाकर बात करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उसके पास एक कॉरिस्पॉन्डिंग लिटरेचर हो अवेलेबल जिसको वो रेफर कर सके और अपनी बात को जो है सब्सटैंशिएट कर सके रिसर्च पेपर्स में या जर्नल्स में, कि ये ना हो कि कोई मजहबी आदमी जो है वो महज जो है वो किसी जीनोफोबिक ताल्लुक में जो है वो एक इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ जस्टिस के ऊपर अटैक कर रहा है, बल्कि उसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क अवेलेबल हो जिसको सामने रख के वो बात करे। अच्छा, तो आज जो है हम अपनी बात करते हैं। पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस को लेकर आज की दुनिया में जो बहस है उसके अंदर कुछ मखसूस किस्म के तसव्वुरात अदल जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि इन्हें सिस्टम ऑफ जस्टिस से बाहर निकाल दिया जाए। इनको आप पढ़ तो लें, समझ लें, जान लें एक तारीख के तौर पे, यानी कि वो तसव्वुरात अदल जो कंपीटिंग सिस्टम्स ऑफ जस्टिस थे वो अब लिटरेचर में या सिस्टम्स ऑफ जस्टिस के अंदर उनकी हैसियत जो है, जैसे फुकुयामा कहता है, फॉसिल्स रेलिक्स के तौर पे है। यानी कि जिस तरह से एक सीपी होती है, वो जो है उसके अंदर एक जानदार रहता है और वो उसका एक कवच होता है, उसका एक कॉल होता है, खोल के अंदर ही वो रहती है, क्या बोलते हैं, सीपी में जो भी कीड़ा होता है, और वो जिंदा होता है और वो अलाइव होता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो कीड़ा मर जाता है, तो जो उस खाली जो है उसका जो शेल है वो जिंदा रह जाता है, शेल बचा रह जाता है, और वो शेल बड़ा खूबसूरत भी होता है, वो एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता, वो मर चुका होता है। तो फिर वो कहीं पे दफन हो जाए मिट्टी में, लेकिन फिर कोई खोद के उसे निकाल ले और दिखाए कि देखें ये जो सीपी थी वो ऐसी थी, और ये इसी तरीके से इंसानों के ढांचे हों या डायनासोर्स के ढांचे हों, है। तो अभी आप आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे डायनासोर के बारे में, जो हजरत पता नहीं क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, वो शायर हैं जो जो जिनको अभी किसी मौलाना साहब ने वन टू वन डिबेट में बहुत परेशान किया, और जो आलिम है वो बहुत खुश हुए। तो वो जो थे वो यही कह रहे थे कि आपके आपके मजहबी किताबों के अंदर डायनासोर के बारे में क्यों नहीं है। डायनासोर्स के बारे में अगर होता तो हम मानते कि ये साइंटिफिक कोई टेक्स्ट है या दुनिया को या हकीकत को जानने वाला कोई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्ट ऑफ द नॉलेज हो सकता है, वो सिस्टम ऑफ जस्टिस या नोशन ऑफ जस्टिस आज की दुनिया में, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं हो सकता, वो फंक्शनल नहीं हो सकता। वो फंक्शनल नहीं इसलिए नहीं हो सकता कि वो अब मर चुका है, वो खत्म हो चुका है। और हाबरमास क्या कहता है, हम कौन सी दुनिया में जिंदा हैं? वी आर लिविंग इन अ पोस्ट मेटाफिजिकल एज, पोस्ट मेटाफिजिकल एज में जिंदा है। तो आपको लिटरेचर के अंदर बहुत सारे में मजहबी तसव्वुरात अदल के बारे में बताया जाता है और डिस्कस किया जाता है, और किताबें भी लिखी जाती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि जो सिस्टम ऑफ जस्टिस प्रैक्टिस होता है ग्राउंड के ऊपर, फ्रॉम फ्रॉम एवरी डोमेन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो बुनियादी तौर पर उसको प्रैक्टिसेबल बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन नोशंस ऑफ जस्टिस को बिट्स एंड पीसेस के अंदर किसी ना किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है उन कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस के साथ जो कि पोस्ट मेटाफिजिकल एज के अंदर कंपैटिबल और कंसिस्टेंट है।
तो हो सकता है कि अभी शुरू में जो मैं बात कर रहा हूँ आपको मुश्किल लगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये हमारा स्ट्रक्चरल एक्सपोजिशन जब आपके सामने आएगी तो आपके लिए इसको बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह आप बयान करने के काबिल हो जाओगे, और ये बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी। अभी सिर्फ इतनी बात मैं बता रहा हूँ कि आपको कि पोस्ट मेटाफिजिकल एज में प्री मेटाफिजिकल एज के कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस की हैसियत फॉसिल्स रेलिक्स के तौर पे है। तो जिस तरह से आप स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, बिल्कुल उसी तरह स्टडी किया जाता है। और कोई लोग जो जैसे सिनेमा के अंदर जो आप देखते हैं डायनासोर्स की जितनी भी सीरीज हैं, तो उसके अंदर कुछ लोग जो है वो फिक्शन क्रिएट करते हैं और फिक्शन के जरिए बताने डराने की कोशिश करते हैं कि देखो ये फॉसिल्स रेलिक्स में से अगर हमने कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इनको दोबारा ले आए तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा, वो हमें खा जाएंगे और हमें चीर फाड़ देंगे, और जो है वो शहरों को तबाह कर देंगे। तो आपने देखा डायनासोर्स की जो भी मूवी होती है, किसी भाई ने देखी है डायनासोर्स की मूवी आप लोगों ने? डायनासोर्स की मूवी में एक पैटर्न होता है, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो आप याद रखें। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज ये होती है कि आपको ये बताते हैं कि माजी बईद के अंदर कुछ ऐसे जानदार थे जो ह्यूमंगस थे, बहुत ही बड़े और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही, और वो जो है बड़े अ, दुनिया पर वो हुकूमत करते थे, दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम होती थी। और दुनिया जो थी उनसे, जाहिर है कि दुनिया उन्हीं के लिए बनी थी। किन के लिए बनी थी? डायनासोर के। लेकिन वो उनके अंदर दूसरी खसूसियत भी थी। उसके अंदर दूसरी खसूसियत ये थी कि वहां पर जो जिंदगी गुजारने का निजाम था वो क्या था? वो पावर था, एक्सट्रीमली पावर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पावर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पावर। तो डायनासोर की मूवी के अंदर जो पता चलता है आपको, पहली चीज ये कि पावर होती थी। और पावर के का इजहार किस तरह करता था वो वो करते थे जो कि 2 तरह के डायनासोर्स होते थे। एक डायनासोर्स वो होते थे जो कि हर्बीवोरस होते थे, जो घास फूस खाने वाले बेचारे होते थे। और दूसरे डायनासोर्स जो होते थे वो होते थे कार्निवोरस। और जो कार्निवोरस होते थे असल में वो अचानक से आ जाते थे और वो आके चीर फाड़ देते थे। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि डायनासोर्स की जितनी भी मूवी होती है उसमें जब वो ट्राइनासोरस आ जाता है और मारना शुरू करता है, यानी कि जो हर्बीवोरस को मारता है, खाता है, तो अब जब उसने शिकार कर लिया है तो शिकार करके फिर उसे खाएगा ना? नहीं, उसको खाने के बाद जो हीरो या हीरोइन, खास तौर पे जो हीरोइन होती है, उसको खाने की कोशिश करता है कि भाई ये भी डिश जरा चेक कर लो, ये डिश भी चेक कर लो। ये बिल्कुल झूठ बात है। ये बिल्कुल वो लोग जो कि जानते हैं बायोलॉजिकल लाइफ को, जब हर ये जो कार्निवोरस होते हैं जब ये शिकार कर लेते हैं, फिर आप इनके पास से गुजर जाओ या आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो हर एक के पीछे थोड़ी भागते रहते हैं। तो आपने देखा होगा डायनासोर्स की मूवी में हर एक के पीछे वो भागते रहते हैं, भागता रहता है। तो भाई तो इतना बड़ा उसने शिकार कर लिया तो खाना खाए ना, खा के सो जाए, बैठ जाए, आराम करे। वो हर एक को मारना शुरू कर देता है, बच्चों को मारना शुरू कर देता है, औरतों को मारना शुरू करता है, सब चीखें मार मार के भाग जाते हैं। एक तो ये उसका फीचर होता है कि पावर है, और ये वायलेंट होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं और वायलेंट होते हैं। दूसरी जो चीज आपको पता चलती है वो ये कि ये जो है महज़िब दुनिया के अंदर इनको रखा नहीं जा सकता। महज़िब दुनिया के अंदर इनके लिए जब भी कोई जू बनाया जाता है वो उसे तोड़ के बाहर निकल जाता है और वही बच्चों को खाना शुरू कर देता है और रोडें तोड़ना शुरू कर देता है और सब कुछ तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है डायनासोर। और फिर तीसरा जो शरीफ टाइप के जो लोग होते हैं, वो कुछ लोग डायनासोरस को जो है वो तमाशा लगा के पैसे बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो कहते हैं नहीं भाई इनको सालों को हम रख तो नहीं सकते अपने साथ, इनको ले जाके दोबारा से
जंगल में छोड़ दो और ऐसी जगह पे छोड़ दो जो महज़िब दुनिया से बाहर की दुनिया हो, और आप दूर से इनको इनके नेचुरल हैबिटाइट में रहते हुए देखो। ये होता है मैसेज। तो ये याद रखें, फॉसिल्स रेलिक्स के ऊपर बनने वाली जितनी भी मूवीज होती हैं वो लाशऊरी तौर पर आपको ये बताती हैं कि उनका खत्म हो जाना ही इंसानियत के लिए बेहतर था कोर्स ऑफ द हिस्ट्री के अंदर। और जिस तरह की आज की दुनिया कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, उस दुनिया के अंदर डायनासोर्स नहीं रह सकते। और अगर आपने उनको रखने की कोशिश की तो वो यही बच्चियों को खा जाएगा और औरतों को खा जाएगा और आदमियों को खा जाएगा और रोडे तोड़ देगा, क्योंकि वो वहशी होते हैं, वहशी। तो बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी सोच और इसी रवैये के साथ जो हमारे यहाँ लोग सिस्टम्स ऑफ जस्टिस के बारे में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठकर उन तस्वुरात अदल के ऊपर सोचते हैं, समझते हैं, लेक्चर देते हैं कि भाई ये था माशाल्लाह, जिस तरह डायनासोर्स थे ये भी था कोई कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस, ये भी थे सिस्टम ऑफ जस्टिस, लेकिन ये इनकी हैसियत ऑफ फॉसिल्स है। इनको अगर आपने महज़िब दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो उसके नतीजे में वही हशर होगा महज़िब दुनिया का जो कि डायनासोर्स के जमाने में हुआ। और उनके ऊपर जो अथॉरिटीज हैं और वो जो बातें करते हैं भाई, तो वो लोग जो है उस किताब के आखिर के अंदर आपको ये जरूर बता देते हैं, एक ऐसा खाका जरूर खींच देते हैं हिफ्ज मातकद्दुम के तौर पे, कहीं कहीं आप इससे मुतासर हो के इसको नाफिज करने की कोशिश, उन ये भी वो किताब ये भी कन्विंस कर देती है कि अब ये नाफिजुल अमल नहीं है, नाफिजुल अमल नहीं है। अगर आपने इसको नाफिज करने की कोशिश की तो इसका नतीजा ये निकलेगा भाई कि वो जो है चीर फाड़ के रख देंगे पूरे सिस्टम को। तो बहरहाल ये तो मैंने एलिगोरिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जाहिर है कि पता नहीं आप लोगों ने चूंकि देखा ही नहीं है डायनासोर्स की मूवी, और एक ही बच्ची ने बोला, उससे भी मैं कहता रहा कि भाई बता दो, वो बता नहीं रही, उसको चैट में कुछ सर लिख अस्सलाम रही वालेकुम, थी। देखी भी है लेकिन वो माइक जो था ऑन नहीं हो रहा था, तो वो जुरासिक पार्क बचपन में देखी अच्छा, भी है। हाँ। चलो मेहरबानी। तो तुम अब सारी कहानी सुनने के बाद अब तुम्हारा बता रहे हो तुम। वो अभी गजाली फोरम ने माइक ओपन किया है, तो दैट्स व्हाई अच्छा, चलो ठीक है। अब तुम इसमें कुछ, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि जो कहानी के ये तीन एस्पेक्ट तुम्हें कम्युनिकेट हुए, या कुछ और भी तुम्हें कम्युनिकेट हुआ? नहीं, आप आई एज्यूम के जो आप समझा रहे थे मैं वो समझ गया हूँ। और जो आपके एंशियंट या ओल्ड सिस्टम्स ऑफ जस्टिस हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर वैसी है कि दे आर बारबेरिक एंड दे आर नॉट कंपैटिबल विद द मॉडर्न लाइफ स्टाइल। जी सो आई थिंक बिल्कुल, व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्कुल से। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर यानी कि आपको उनको करना है तो आपको उनको ह्यूमनाइज करने की कोशिश, तो जो जो जू बनाते हैं पहले, जू के अंदर उनको एक्लेमेटाइज करते हैं, और उनके जो वो होते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को छोड़ देते हैं, वो घूम रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, घास खा खा के इधर उधर निकल रहे होते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं उनको वो पिंजरों के अंदर बंद रखते हैं, पिंजरों के हम्म। अंदर बंद रखते हैं, क्योंकि निकल गए तो सबको खा जाएंगे वो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप वो तस्वुरात अदल के वो एस्पेक्ट जो कि उनको लगता है कि वो हर्बीवोरस हैं, उनको छोड़ देते हैं कि हाँ हाँ ये आप लोग कर लें, माशाल्लाह फिलंथ्रोपी कर लें, ये कर लें, और अपना सूफीज़्म कर लें, और अपना ये कर लें। लेकिन पावर आपके हाथ में नहीं होगी। पावर तो मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल हम अपने हाथ से निकल रहे हैं। तो जो घास फूस खाने वाले सिस्टम ऑफ जस्टिस हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट सिस्टम्स ऑफ जस्टिस के एस्पेक्ट्स हैं, उनको तो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, लेकिन जो डेलिब्रेटिव पावर है, या जुडिकल पावर है, या एग्जेक्टिव पावर है, या डिसिप्लिनरी पावर है, वो हवाले नहीं किया जाएगा, उसे हवाले नहीं किया जाएगा। तो ये जो मैंने डायनासोर की तो आपको एनालॉजी दी है, वो बहुत सारे ये फोरम की वजह से, वरना मैं इसको और खुल के अगर वन टू वन डायरेक्ट उसमें होता है तो मैं उसको और ज्यादा यानी कि कड़वाहट के साथ आपको बयान करता।
और डिस्टेस्टफुल करके रख देता। लेकिन अभी मैंने अभी ये हाथ हौला रखा है कि मैं डायनासोर की जो एग्जाम्पल है और जो मूवीज़ हैं और जो फिक्शन है फॉसिल्स और एलिक्स को लेकर, वो ये कि अगर आप फॉसिल्स को ज़िंदा कर भी लो किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए और उनमें जान पड़ जाए, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये जो फूल जैसी दुनिया हमने तख्लीक कर ली है, वो जो है बरकरार नहीं रखेगी। क्योंकि डायनासोर्स को अगर तबाह किया है फितरत ने, जाहिर है कि अल्लाह पे तो नहीं है बहुत सारे लोगों का ईमान जो इस किस्म के सिस्टम्स ऑफ जस्टिस को एक्सप्लिकेट करते हैं, तो नेचर ने उनको इरेडिकेट ही इसलिए किया कि वो एक ख़ास लेवल के साथ ही चल सकते थे और उस हॉस्टिलिटी का वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। ये एक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, उसमें आप देखें कि कोई भी पॉलिटिकल थियरी का टेक्स्ट आप पढ़ने की कोशिश करें, फिलहाल जो है हम रॉल्स को ही रेफर कर रहे हैं। रॉल्स के ख्याल में दो तरह के कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस दुनिया में रहे हैं। और लेकिन उनके ऊपर जाने से पहले एक जर्नल बात जो कि मैं करना चाह रहा हूँ, और जो पीछे के थिंकर हैं जैसे प्लेटो है या एरिस्टोटल है और ये लोग भी हैं, इनकी बात हम कर लेते हैं, फिर हम इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखें, जो क्लासिकल फिलोसोफर्स थे वो ये कहते थे कि जस्टिस का ताल्लुक सिर्फ कानून से नहीं है, यानी कि जस्टिस का ताल्लुक सिर्फ लॉ से नहीं है। जैसे लॉ, ये लिखा हुआ है लॉ, सही है, ये भी सोर्स ऑफ लॉ है, सोर्स ऑफ लॉ के नीचे फिर लॉ आएगा, यानी कि लॉ जो है वो बहुत नीचे की का दायरा है। और जस्टिस का ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर अ, अ, इंसान से डायरेक्ट है, यानी कि जस्टिस बुनियादी तौर पर एक इंसान से जुड़ा हुआ इजहार है। इंसान, बुनियादी तौर पर जस्टिस एक इंसानी जिंदगी का बुनियादी सांचा है जिसके अंदर इंसान होता है। और जस्टिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हर इंसान पार्टिसिपेट करता है और हर इंसान को जस्टिस करने का मौका भी मिलता है। यानी कि ये नहीं है कि जब जस्टिस की बात की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी जो है काला कोट पहन के और जो है काले कपड़े पहन के जो है, और कुछ लोग तो अब आजकल अपना मुंह भी काला कर लेते हैं और अपना किरदार भी काला करके एक कुर्सी पे बैठ जाए और कुर्सी पे बैठ के दो लोग उनके सामने टें 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 करते रहे और फिर वो दोनों में से किसी एक के हक में फैसला दे दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस करने का हक तो भाई जस्ट चीफ जस्टिस को होता है या जज को होता है। जस्टिस करने का हक जज को होता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जस्टिस का। लेकिन जो क्लासिकल थिंकर्स हैं वो कहते हैं जस्टिस करने का जो अमल है और जस्टिस करने का जो हक है और जस्टिस करने की जो इस्तिताअत है वो हर इंसान के अंदर होती है, क्योंकि फितरत एक जस्टिस के ऊपर खड़ी हुई है। फितरत के अंदर भी एक जस्टिस होता है और नेचर के अंदर भी जस्टिस होता है और कॉस्मोस में भी जस्टिस होता है और रूहानियत में भी जस्टिस। हर चीज में जस्टिस जो है एक एक गालिब दायरा है जिसके अंदर, तो जस्टिस हमारे अंदर है और हम जस्टिस के अंदर हैं, तो जस्टिस से हमें अलग नहीं किया जा सकता और हर इंसान को जस्टिस करने का मौका मिलता है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो, आप लोग जो है वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जस्टिस के जो आप के अलावा कोई और कर नहीं सकता। ना रियासत कर सकती है, ना नेचर कर सकती है, ना जो है वो पुलिस कर सकती है, ना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए लोग कर सकते हैं। वो आपने खुद ही करना है। मिसाल के तौर पे अपने अपने रिश्तों के साथ आपने जस्टिस किया या नहीं किया, इसका फैसला आपने करना है। आप करोगे वो जस्टिस। इसी तरीके से आपने अपने जिस्म के साथ जस्टिस किया या नहीं किया, इसका फैसला आप खुद करोगे। इसी तरीके से आपने अपने वक्त के साथ जस्टिस किया या नहीं किया,
इसका का फैसला आप खुद करोगे। आपने अपनी औलाद के साथ जस्टिस किया या नहीं किया, इसका फैसला आप खुद करोगे। तो आप देखेंगे कि जिंदगी के तमाम दायरों के अंदर रियासती अमल दखल की एक हद होती है, और जो जो रियासती सतह के ऊपर होने वाला अदल है, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या लीगल प्रोविजंस के थ्रू या जुडिकल डेलिब्रेशंस के थ्रू इंटरवीन करते हैं लोगों की जिंदगी में, वो आम तौर पर उन लोगों के लिए होता है जो हद से गुजर जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने खुदकुशी करने की कोशिश की और आपने कहा मैं अपने साथ अदल कर रहा हूँ, तो अगर खुदकुशी आपने करने की कोशिश की तो रियासत आपको पकड़ लेगी और रियासत कहेगी भाई ये तो जुर्म है, आप खुदकुशी नहीं कर सकते। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ममालिक में खुदकुशी जायज़ हो गई है, और अभी रिसेंटली जो है वो एक्वाडोर में भी जो है उन्होंने खुदकुशी को लीगलाइज कर दिया, यानी कि 2025 में। और स्विट्जरलैंड वगैरह में आपको पता होगा कि खुदकुशी वगैरह करते हैं, लेकिन हमारे जैसे ममालिक में जो कि अभी तक किसी न किसी सतह पर मजहब को भी बुनियाद बनाते हैं, वो वहां पर जो है ये इनजस्टिस है। किसके साथ? आप अपने साथ कर रहे हो। इसी तरीके से आप अपने बच्चों के साथ जस्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये आपका मामला है, लेकिन आप अगर अपने बच्चों को कहें भाई मेरा बच्चा है, मैं अबॉर्शन कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ममालिक में अबॉर्शन करने की इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि ठीक है आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ये कि ये जो आपके अंदर एक और ज़िंदगी है, इसका फैसला वो ज़िंदगी दुनिया में आने के बाद करेगी। अब कुछ ममालिक कहते हैं कि वो जो जिंदगी एक इंसान की जिंदगी के अंदर है या एक इंसान के जिस्म के अंदर है, वो उस पे किसका हक है? उस पे रियासत का हक है, उस पे उसका अपना हक है, या किसी और का हक है? इसको लेके बहस होती रहती है, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जस्टिस का ताल्लुक हर इंसान से डायरेक्टली है। हर इंसान जस्टिस करता है। और जब हम कहते हैं कि माशरे में कहीं पे भी जस्टिस नहीं है, तो फिर इसका मतलब सिर्फ रियासत नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ रियासती इदारे नहीं होते, बल्कि एक आम इंसान भी अपने प्रोसेस ऑफ जस्टिस के अंदर फेयर नहीं होता। और जब वो अनफेयर होता है तो उसके लिए फिर जुडिकल पावर वगैरह स्टैब्लिश की जाती है और उनको पनिश किया जाता है। लेकिन जो लोग हद से गुजरे हुए हैं, वो कितनी हद है उनकी, इसमें भी एक खास किस्म की हायरार्की होती है। मिसाल के तौर पे आप में से आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपनी सेहत के साथ जस्टिस किया है या नहीं किया? जी भाई शुजात। जी सर, कभी कभी तो लगता है कि नहीं कर रहे। कभी कभी लगता है तुम्हें, यानी कि तुम एक ऐसे जी। जज हो जो अपने अपनी सेहत के साथ तुम जज कर रहे हो, वो अदल कर रहे हो या नहीं कर रहे, इसका फैसला जो है वो करते हुए तुम्हें शक है? हाँ जी। कब कब नहीं करते? जब सेहतमंद होता है इंसान तो फिर तो उसका एहसास नहीं होता। जब को गड़बड़ चल पड़ती है वो फिर एहसास होने लग जाता कि ये जो मैंने किया अपने हाथों किया? है। जी जी। ठीक है भाई। और तैयब आप बताएं भाई। सर ऐसे है कि जैसे अभी आपने फरमाया, हर इंसान का देखा जाएगा कि उसका अपना जो है ना वो जस्टिस का क्या उसका एक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान समझता है कि मुझे टोबैको यूज नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए एक जस्टिस होगा अपनी सेहत के लिए। दूसरा समझ रहा है कि नहीं, मुझे इससे एक यूटिलिटी एक हासिल हो रही है, मुझे इससे एक खास एक तस्कीन हासिल हो रही है, तो मैं अगर ये करता हूँ तो मैं ये अपनी सेहत के साथ मैं जस्टिस कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जा सकता है। फिर एक वक्त आता है कि जैसे कल हमारे घर में दावत थी, तो बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां थी। तो जब अगर शादियों में जो है वो मर्दाना जनाना अलग हो, तो जो वो होते हैं बेटी होती है या बीवी होती है जो लोगों को खाने नहीं देती बहुत सारी चीज़ें,
तो वो उनसे जान छूट जाती है, वो वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ कोई उनको जानता भी नहीं, दबा के जो है वो चीज़ें खाते हैं जिनका उनको परहेज है। सही है। जी और खूब जी जी। बदपरहेजी की। तो हमारे भी एक जानने वाले हैं जो खूब खा रहे थे। तो ज़ाहिर है बच्चे लड़के बड़े शैतान होते हैं, लड़कों ने जो है वो उनको उनकी खाते हुए की मूवी बना ली, और मूवी बना के उनको दिखा रहे कि ये जो है ना मैं दे दूंगा उनको, आपकी आंटी को दे दूंगा ये, आप ये जो खा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई यार, खुदा के वास्ते इसको डिलीट कर दो यार, कुछ नहीं खाने देते, कुछ खाने नहीं देते मुझे। वो हाथ पैर जोड़ रहे थे। तो वो अपने साथ अदल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? चले आप बताएं भैया। सर ये डॉक्टर ने रिलेटिव उन्हें ही मना बनता है। किया है? जी जी। ये इसका कर मेरे ख्याल में ये रिलेटिव टर्म बनती है, नहीं, रिलेटिव इसका रिलेटिव आंसर नहीं है, बनता ये है। एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है। कि डॉक्टर ये कहता है कि भाई ये आप खाओगे ना तो आप मर जाओगे। सही है। हम्म। तो ये तो आपके लिए जहर है, वो खाए जा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी, सब किया उन्होंने दबा के। और जब उनसे कहा कि भाई तो आपकी तो से बोले भाई मर जाता, मर जाना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। तो फिर सबने कहा कि हाँ हाँ चलो ठीक है भाई, डिलीट कर दो इनके, खाने दो इनको। तो बताने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने वो डिलीट कर दी उन्होंने अदल किया या नहीं किया? एक लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने अदल किया है। उन्होंने और भी जिस तरह अदल कर उन दिया। नहीं, वो तो वायलेट कर रहे हैं ना अपने प्रिंसिपल को। जी वो कह रहे हैं मैं तो करूंगा, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, हर साल मनाया जाता है, वो यही तो है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो खाना चाहूँ खाऊं। तो डेलिब्रेशन जो है, जो कर रहा है, हम्म। जिस जूरिसडिक्शन पे कर रहा है, वो जूरिसडिक्शन क्या है? बॉडी है। बॉडी किसकी है? मेरी है। मैं अपनी बॉडी के साथ मेरी है। जो जी चाहे करूं। तो मैं, डॉक्टर ने मना किया भाई अगर आपने ये किया तो आपका जिस्म बरकरार नहीं रख सकेगा अपनी कॉन्टिन्यूटी इस दुनिया के अंदर। तो आप जो है वो आपके आपकी आंखों के सामने एक इंसान अपने आप को मार ले, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई इंसान जो है अबॉर्शन कर रहा है आपके सामने, एक इंसान खुदकुशी कर रहा है आपके सामने, एक इंसान जो है बदपरहेजी कर रहा है आपके सामने। आप कह रहे हो कि जो इसको रोकने वाली कुव्वत है, मुक्तदरा ताकत है, यानी कि उनकी बीवी या उनकी बेटी या उनका बहू, जो भी है जिससे भी वो डरते हैं, जिनका भी उस पर हुक्म चलता है, वो जो है उनको अब मैं नहीं बताऊंगा। तो वो लोग जिन्होंने नहीं बताया उन्होंने भी तो इनजस्टिस किया ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सर अगर तो कांट इसका कांट मतलब के लिहाज से देखा जाए तो नहीं, नहीं, ट्रू कांट वांट इनलाइटेंड नहीं, पर्सन कांट लिखे। अभी नहीं, कांट की बात नहीं कर रहा अभी, अभी हम जी लोग जी। आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी। ठीक तो ठीक है ठीक आम है। आदमी, चाहे एक आदमी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, एक आदमी रिक्शा चला रहा हो, एक आदमी जो है वो सब झाड़ू लगाता हो, हर इंसान के माइंड में एक नोशन ऑफ जस्टिस इम्बेडेड है। और जब भी उसको किसी सिस्टम ऑफ जस्टिस के साथ कन्फ्रंट होना होता है, तो उसका अपना जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो ट्रिगर हो जाता है। वो ट्रिगर हो जाता है और कहता है नहीं, ये तो ज्यादती हो रही है हमारे साथ, ये तो ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ। तो जब एक इंसान, चाहे वो जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्लिगेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ सर्कल हो, जो भी हो, उसका अपना जो भी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, जो कहीं से भी आया है, उसने खुद से पैदा कर लिया है, उसने सीखा है, उसको सिखाया गया है, वो ट्रिगर होता है। और जब वो ट्रिगर होता है तो वो कहता है कि मेरे साथ अदल नहीं हो रहा, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा। तो दूसरे के इनजस्टिस के बारे में वो कैसे आगाह हुआ जब उसने कुछ पढ़ा भी नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ जानता भी नहीं है, कुछ सोचता भी नहीं है? वो कैसे ये सवाल उठा सकता है कि उसके साथ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ? तो आपने देखा होगा कि लोग जो है वो ये सवाल उठाने के अहल होते हैं कि उनके साथ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ। तो
इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपना एक मखसूस तसव्वुर अदल रखता है और उसी तसव्वुर अदल की रोशनी में वो जिंदगी के फैसले करता है। और जब वो दूसरों के फैसलों को जज कर सकता है कि ये अदल हो रहा है या अदल नहीं हो रहा, तो फिर वो अपने को भी तो जज कर सकता है ना कि मैं अदल कर रहा हूँ या अदल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समझदार लोग होते हैं वो अपने ऊपर नजर डालते हैं कि आया मैं अदल कर रहा हूँ या अदल नहीं कर रहा। तो वो अपने सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं बल्कि अपने नोशन ऑफ जस्टिस से अपने आप को हम आहंग करते चले जाते हैं। अगर फर्ज किया कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बड़े प्राउड ह्यूमन बीइंग्स आपने देखे होंगे, जो अपने कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के एग्जैक्टली मुताबिक चल रहे होते हैं। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि वो मिस्टर परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट हैं, और दूसरे लोग जो हैं उनको वो इनजस्टिस करता हुआ देखते, यानी कि वो देख रहे होते हैं कि ये भाई क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, और फिर अपने ऊपर अल्लाह का अब अल्लाह पे तो पता नहीं अल्लाह पे भरोसा करते हैं नहीं, लेकिन अपने ऊपर शुक्र अदा करते हैं और अपनी रिस्पेक्ट उनकी नज़र में और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। ऐसे कौन लोग होते हैं जो दूसरों के जस्टिस के बारे में तो बड़े कंसर्न्ड होते हैं और अपने बारे में वो समझते हैं कि वो मिस्टर परफेक्ट है? ये कौन लोग होते हैं? आपने देखे इस तरह के लोग? ऐसे मुख्तलिफ इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं, यानी नरगसियत पसंद या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, मैग्लोमैनिक टाइप। यानी कि बुरे लोग हुए ये। जी जी, मतलब अच्छे लोग नहीं नेगेटिविटी करते? के साथ इधर। अच्छे लोग, अच्छे लोग नहीं करते ये काम? सर पॉलिटिशियंस में बीमारी थोड़ी पाई जाती है। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है और आई जिसे मीन कंस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है? usually people who are famous, I mean it could be in any field, I guess. पावरफुल लोगों में। और कोई भाई बताए? टीचर्स के अंदर। टीचर्स के सेलिब्रिटीज अंदर? में सेलिब्रिटीज में और जो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटीज वाले लोग होते हैं मोस्टली उन्हीं के यहाँ देखा गया है ये। सही है। सर और एथलीट्स में होती है। है? और जो एथलीट्स के अंदर होती है सर। देखिए भाई, एक पूरा इदारा बनाया गया है इसके लिए, और ये होते हैं सहाफी। सहाफी जो होते हैं वो बताते हैं कि आपके अंदर आपकी दुम कब हिल रही है और कितने कीड़े हैं आपके दिमाग में और कितनी यानी कि कॉन्ट्रडिक्शंस आपने की हैं, और सब लोग उसको जवाब दे रहे होते हैं और कोई उससे ये नहीं पूछता भाई तुम जो हो, तुम कौन हो। तो सहाफी को हक होता है कि वो सबसे सवाल करता रहे, आप बताएं, आप जवाब दें, आप ऐसे नहीं चलेगा, हद हो गई, ये वो प्रोग्रामों के नाम भी आप मेरे मुताबिक, तो आप उनके प्रोग्राम्स के सिर्फ उन्वानात देख लें। सही है? तो उसका मतलब ये होगा। और नहीं, आपने पढ़ा लिखा क्या है, पढ़ा क्या है आपने? तो जी जर्नलिज्म पढ़ा है। तो जर्नलिज्म तो कोई इल्म नहीं होता, तो कोई इल्म होता ही नहीं सिरे से। जर्नलिज्म क्या इल्म होता है? जर्नलिज्म लोगों को ग्रिल करने का तरीका होता है, खबरें लगाना, हेरा फेरी करना। तो आप कहते हैं भाई जी मैं तो जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जो है सिस्टम ने उसको इजाजत दी है कि आप सबसे पूछें, लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा। यानी कि कोई आदमी जुर्म कर देता है तो एक आदमी जो है वो माइक्रोफोन हाथ में लेके पहुंच जाता है, नहीं तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुमने ये जो बेगैरती की है तो तुम जवाब दो, तो वो भी सर झुका के खड़ा होता है और उसका जवाब दे रहा होता है। तो वो जो इंसान है वो, उसको ये हक है, सिस्टम ने क्रिएट कर दिया है कि भाई तुम इंसाफ की आवाज़ बुलंद करते रहो, अदल की आवाज़ बुलंद करते रहो। तो अदल का जो नुमाइंदा किरदार है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, वो सहाफ़ी है जो ज़िंदगी के हर होने वाली इनजस्टिस, चाहे वो फैमिली के अंदर हो रही हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो रही हो, चाहे वो सेहत में हो रही हो,
चाहे वो किसी भी जिंदगी के दायरे में हो रही हो। कुछ ऐसे इंसान हो जो बोलते रहे बस, यानी कि उनके पास कोई जुडिकल पावर नहीं होती, लेकिन वो एहसास दिलाते रहते हैं कि देखें आपने इनजस्टिस किया, देखें टीचर आपने इनजस्टिस किया, देखें डॉक्टर आपने इनजस्टिस किया, देखें बाप आपने जस्टिस किया, माँ आपने जस्टिस किया, औलाद आपने जस्टिस किया। तो ये माउथ पीस है जो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। तो आप लोग, जी जी दानियाल, आप बताएं। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो जर्नलिस्टिक सिंड्रोम जिसकी आप बात कर रहे हैं, with the advent of social media, we have all turned into journalists. ट्विटर है, फेसबुक है, और उस पे हम सारे लगे होते हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो वो भी कहीं हम पे बारिश हम सब में नहीं आ गई भी है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है, सिस्टम ऑफ जस्टिस है, उसने, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ जस्टिस है, उसने अपने आप को करेक्ट करने का वही मॉडल अडॉप्ट किया है जो मेटाफिजिकल कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस के अंदर किया जाता था। और जिस तरह से जब आप सोशल मीडिया पे आके अपनी बात करते हो तो आप वो किसको कर रहे होते हो, किसके सामने कर रहे होते हो, और उसका रिसेप्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, और या कोई बीइंग है, कोई जात है, उसके लिए है। किस किसको आप बता रहे हो? जब आप कहते हो हाय गाइस, गाइस कौन है ये, है? तो जो सिस्टम ऑफ जस्टिस का जो कोई ऐसा रिसेप्टर होना चाहिए जिस जो के एड्रेस करे उसको। तो आप बस सिस्टम के अंदर फेंक देते हो, एक अब नया कचरा आप डाल देते हो, और आप कहते हो कि फिर उम्मीद रखते हो कि सिस्टम ऑफ जस्टिस इस नई क्रिटिक को लेकर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा वो हार्मनी जो कि रिक्वायर्ड है सिस्टम ऑफ जस्टिस की फंक्शनैलिटी के लिए। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि हर इंसान का एक तस्वुर अदल होता है, और उस तस्वुर अदल के साथ वो जिंदगी गुजारता है। जब भी उसके लिए कोई कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इंट्रोड्यूस किया जाता है, कितना ही परफेक्ट हो वो, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कितना ही परफेक्ट हो, लोग अदल के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो उन्होंने वो जो अदल के ऊपर सवाल उठाया, वो अदल का तस्वुर उनके पास कहाँ से आया, ये उनको खुद को भी नहीं पता होता, और वो सवाल उठा देते हैं और कहते हैं। आपको आपको जो मजहबी लोग हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कंफर्म कर सकते हैं कि एक जंग के मौके पे जब माल गनीमत तकसीम हो रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आदमी ने कहा कि अदल करो। ये कंफर्म कर सकता है कोई इस तरह कहा था? फिर बाद में जो है वो खवारिज के अंदर शामिल हुए वो, और फिर कत्ल हुआ। आप लोग जानते हैं? जी सर, ये हदीस में है। जिस जी फिर उससे सबको गुस्सा आया था, फिर उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा कौन अदल करेगा। जी। तो अल्लाह का रसूल, जिस सादिक और अमीन, जिन्होंने अदल करना है, और एक जाहिल आदमी ने उसी उनके ऊपर भी सवाल उठा दिया। तो बताने का मतलब ये कि अदल जो है वो एक ऐसी कैपेसिटी है जिसकी बुनियाद पे आप परफेक्ट से परफेक्ट इंडिविजुअल और परफेक्ट से परफेक्ट सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हो। लिहाजा अगर आपने सिस्टम ऑफ जस्टिस या कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया और लोगों को छोड़ दिया, तो फिर इसका नतीजा जो है वो ये निकलेगा कि वो अपने कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को कंटेस्ट किए बगैर प्रैक्टिस करते रहेंगे, और उसके नतीजे में कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है अपनी फंक्शनैलिटी के साथ जो है वो बार बार क्राइसिस जनरेट करता रहेगा। लिहाजा जस्टिस का ताल्लुक हर इंसान से है। पहली चीज, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो,
उसके पास एक नोशन ऑफ जस्टिस होता है। उस नोशन ऑफ जस्टिस को वो ऑपरेशनल बनाता है, फंक्शनल बनाता है, और उस ऑपरेशनल और फंक्शनल नोशन ऑफ जस्टिस के साथ अगर वो बड़े ग्रुप के अंदर इस्टेब्लिश हो जाए तो वो कंटेस्ट भी करता है। तो कोई भी दुनिया में सिस्टम ऑफ जस्टिस आएगा ना, तो उसका सिर्फ ये काम नहीं होगा कि सिस्टम ऑफ जस्टिस को इम्प्लीमेंट करे, बल्कि उसका ये काम भी होगा कि कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जिसे सिस्टम ने अडॉप्ट कर लिया है, उस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के लिए इंसानों को कॉन्स्टेंटली एजुकेट करता रहे, नंबर वन। नंबर टू, उसको कॉन्स्टेंटली एजुकेट करने के साथ साथ कंटेस्ट करता रहे पर्सनल नोशंस ऑफ जस्टिस को, और उसको कॉन्स्टेंटली न्यूट्रलाइज करता रहे और उसे कन्विंस करता रहे फर्द को कि मियाँ जो तुम्हारा कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है ना, वो जस्टिस नहीं है, वो जुल्म है। और उस जालिमाना तसव्वुर अदल से जब तक तुम जान नहीं छुड़ाओगे अपनी, उस वक्त तक तुम्हारे लिए इस सिस्टम ऑफ जस्टिस में अप्रोप्रिएटली फंक्शन करना मुमकिन नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो मजहबी हो चाहे गैर मजहबी हो, कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस हो, वो सिस्टम ऑफ जस्टिस कंटेस्ट होगा। कंटेस्ट क्यों होगा? क्योंकि इंसान अपने नोशंस ऑफ जस्टिस रखते हैं और हर माशरे में रखते हैं। अमेजोन के जंगलों में जो शीरी शामा रह रहे हैं, उनके पास भी कोई नोशन ऑफ जस्टिस होगा। उस नोशन ऑफ जस्टिस के साथ वो फंक्शनल होंगे, और जो भी उस नोशन ऑफ जस्टिस को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, उस कॉन्ट्रडिक्शन को वो आइडेंटिफाई करेंगे। लिहाजा जब आप कोई सिस्टम ऑफ जस्टिस इंस्टॉल करेंगे तो आपको दो सतहों पे काम करना पड़ेगा। एक, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली। दूसरा, उसके उसकी जो काउंटर नैरेटिव्स हैं या उसकी जो बाइनरी ऑपोजिशंस हैं या उसकी रेजिस्टेंस है, जो इंसानों के अपने अपने इंडिविजुअल नोशंस ऑफ जस्टिस के साथ हैं, उसको आपने एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई ये सिस्टम ऑफ जस्टिस असल में आपके जो पर्सनल नोशन ऑफ जस्टिस है उसको रिफाइन करेगा। उस वक्त रिफाइन करेगा जब आप इस सिस्टम को समझ जाओगे और इसकी हुदूद और क़ुयूद को समझोगे और अपनी हुदूद और क़ुयूद को समझोगे। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। अगर वो एजुकेशन सिस्टम ना हो और लोगों के पर्सनल नोशन ऑफ जस्टिस भी उसी तरीके से परवान चढ़ते रहें, तो किसी भी सिस्टम ऑफ जस्टिस की फंक्शनैलिटी जो है वो क्वेश्चन होती है और कॉन्ट्रडिक्ट होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फिर एक खास किस्म का क्रिटिकल मास जनरेट हो जाता है जो इवेंचुअली जाकर उस सिस्टम ऑफ जस्टिस को गिराने में एक रोल प्ले करता है। तो एजुकेशन सिस्टम और सिस्टम ऑफ जस्टिस लाजिम व मलजूम है। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक सिस्टम ऑफ जस्टिस तो मौजूद हो और लोगों को उनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया जाए कि आप अपने जहन में कौन सा कंसेप्शन ऑफ जस्टिस रहते हैं, ना उन्हें एजुकेट किया जाए, ना उन्हें समझाया जाए, और उनको उनकी हाल पे छोड़ दिया जाए, और वो सिस्टम ऑफ जस्टिस एक जुडिकल पावर के जरिए, एक पुलिस के जरिए या एक लॉ इन्फोर्सिंग स्ट्रक्चर के जरिए इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और उन उन लोगों को जो उस पर पूरा नहीं उतरे डंडे मारे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो क्रिटिकल मास जो है वो इतना इफेक्टिव हो जाएगा कि वो जो भी जुडिकल पावर है उसको वो गिरा देगा। ठीक है भाई, तो ये दूसरी चीज आपको समझ में आई। ब्रीफली मैंने बताया है इसको, फिर हम पूरे पूरी इन सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर जितने भी नोशंस होंगे उनको हम देखने की कोशिश करते रहेंगे। क्या ये दूसरा एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया कि कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस, चूंकि लोग पर्सनल
नोशन ऑफ जस्टिस रखते हैं, और वो सब बाप को भी देख रहे होते हैं और माँ को भी देख रहे होते हैं और हुक्मरानों को भी देख रहे होते हैं और सब्जी वाले को भी देख रहे होते हैं और जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देख रहे होते हैं और किसान को भी देख रहे होते हैं, सबको देख रहे होते हैं। और वो उनको नजर आ रहा होता है कहाँ कहाँ कौन कौन इनजस्टिस कर रहा है, और इसके नतीजे में वो अपने पैमाने अदल को दी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस समझते हैं। हो सकता है कि वो सब लोग ठीक कर रहे हो, ये सहाबी ठीक ना हो, तो उनको भी ये बताना होता है कि आपका जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, हो सकता है कि ये कलर्ड हो गया हो सकता है कि आपकी पर्टिकुलैरिटी या आपकी स्पेसिफिसिटी या आपके एनकम्बरेंसेस या आपके जो मफादात या आपके एतक़ादात या आपकी प्रेजुडिसेस, असबियतें, उनसे ये कलर्ड हो गया हो, लिहाजा आपको अपने कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को रीविजिट करना है। तो जब आप एक छोटे से बच्चे को स्कूल जब भेजते हैं, तो वो बच्चा जो है एक ख़ास किस्म के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को इंटरनलाइज करना शुरू करता है, और अपने कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को, अगर फर्ज किया कि वो उस एजुकेशन सिस्टम से कंपैटिबल नहीं है, तो डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू करता है। और एक वक्त आता है कि वो बड़े होते 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 नेचुरलाइज हो जाता है उसके लिए वो सिस्टम ऑफ जस्टिस जो कि ग्राउंड में प्रैक्टिस हो रहा है या ग्लोबली प्रैक्टिस हो रहा है। इसीलिए जो पैटर्न है एजुकेशन का, जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ लोग एजुकेशन वगैरह की बात करते हैं, तो वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिस्टमैटिकली ग्लोबलाइज होता चला जा रहा है। और जो ग्लोबलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर वो तमाम सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन जो कि ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के साथ लग्गा नहीं खाते या कंपैटिबल नहीं होते या जिनको एक्रीडिएशन नहीं मिलती या जिनको कंपैटिबल नहीं समझा जाता वगैरह वगैरह, उन्हें समझा जाता है कि ये इल्म दे ही नहीं रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो जहालत फैला रहे हैं, जाहिल हैं ये लोग। तो यानी कि एक इंसान पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, बोल भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो इल्म है ही नहीं, इसे ठीक करना पड़ेगा आपको। तो बुनियादी तौर पर जानना, लिखना, पढ़ना, सीखना, किताबें लिखना, किताबें पढ़ना, किताबों की तशरीहात को पढ़ना वगैरह वगैरह, और उसके हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन हजारों तरीकों में से कुछ तरीकों को आप कहें कि हाँ ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो ठीक है वो उस ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपैटिबल होते चले जाते हैं, और जिसे आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो तरीके ठीक नहीं है, ये गलत तरीके हैं, तो फिर वो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में एक्रीडिएशन के प्रॉब्लम उनके अंदर पैदा होते जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना एक्रीडिएशन वो मिल गई इनको अपनी बकवास को फैलाने की। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसके लिए वो कोई प्रेडिटरी जो है वो कॉन्शियसनेस जनरेट नहीं कर रहा, तभी उसको एक्रीडिएशन मिली होगी। अगर वो प्रेडिटरी कॉन्शियसनेस जनरेट कर रहा है, जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर आ जाए और उसके अंदर सरायत कर जाए, और उस फिर आगे चल के उससे निकलने वाले लोग जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करें ग्लोबल सिस्टम ऑफ जस्टिस को, तो फिर मसला पैदा हो जाएगा। तो ये याद रखें कि आपने देखा होगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही तेजी के साथ ग्लोबलाइज होता चला जा रहा है, और बच्चा यहाँ पढ़े कहीं पे भी पढ़े वो उसके लिए उसमें एडॉप्ट होना आसान होता चला जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि देखें एक आलमी शख्सियत, एक आलमी इल्म, एक आलमी इंसान पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आलमी अदल भी पैदा हो रहा है। तो आलमी इदल अदल की जो है वो यूँ समझ लें कि ये प्री रेक्विजिट्स हैं कि जो ह्यूमन इंजीनियरिंग हो या ह्यूमन कंस्ट्रक्शन हो या ह्यूमन कॉन्शियस बिल्डिंग हो, वो सिस्टम फ्रेंडली हो,
प्रेडिटरी ना हो, सिस्टम फ्रेंडली करने के लिए, उनको टेम डाउन करने के लिए, उनको नेचुरलाइज करने के लिए, उन पैरामीटर्स को जो ग्लोबल जस्टिस जो है वो अस्यूम करता है, इस्टेब्लिश किया जाता है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम। और उसको जो फैलाने वाले लोग होते हैं वो उनमें बहुत सारे लोगों ने उस सिस्टम ऑफ जस्टिस के बारे में उनको कोई इत्तेला नहीं होती, उनको कुछ नहीं पता होता। और जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं, उन बेचारों को लोगों को क्या पता कि ये क्या किधर से निकला है। तो उनको तो जो कोर्स दे दिया जाता है, भाई ये कोर्स आपने पढ़ाना है, तो वो बेचारा पढ़ाता है, क्या करे वो। और उस आपने देखा होगा कि उसकी एजुकेशन भी एक खास लेवल से ऊपर नहीं होती, ना रिक्वायर्ड होती है, ना डिजायरेबल होती है। अगर डिजायरेबल आइडियल है, जैसे आपने दुनिया में बाज तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो किंडर गार्डन में पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो भी पीएचडीज होते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। लेकिन हमारे जैसे टट्टू माशरों में आपने देखा होगा कि जो है मैट्रिक करता है बंदा और वो स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देता है, या अपना स्कूल खोल के बैठ जाता है, वगैरह वगैरह। तो वो बंदे की बेचारे की नहीं होती कैपेसिटी, वो तो उसको एक सिस्टम ऑफ जस्टिस एक कैरिकुलम बना के देता है, एक बल्कि किताबें भी लिख के देता है और कहता है भाई ये आपने रीड करना और ये थोपना है लोगों के ऊपर, मुसल्लत करना है लोगों के ऊपर, और इनको डंडे मार कर या कैरेट एंड स्टिक के जरिए या फन टू लर्न के जरिए वगैरह वगैरह आपने इनको ये नेचुरलाइज कर देना है। तो फिर जब वो बच्चा जो है वह बड़ा होता है तो उसके लिए उस सिस्टम ऑफ जस्टिस के मावरा किसी दूसरे निज़ाम अदल के बारे में सोचना मुमकिन नहीं रहता। और ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस होता है, और इसे डिबेट्स के जरिए नहीं अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि एजुकेशन सिस्टम पे एक डिबेट हो रही है, चले आप भी टेंटे कर लें, ये भी टेंटे कर लें, वो भी टेंटे कर लें, वो सारी डिबेट जो होती हैं वो अस्यूम करती हैं एक ओवर आर्चिंग सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर जो लेजिटिमेट पैरामीटर सेट करता है डिस्कोर्स के, और वो लेजिटिमेट पैरामीटर्स कंडीशंस ऑफ मीनिंग भी डिटरमिन करता है कि ये जो बात इन्होंने कही ये मीनिंगफुल बात कही है और इन्होंने जो बात कही है वो मीनिंगलेस बात की है। सही है। तो इसके लिए तो बहुत ही इन डेप्थ में आपको एक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, और जाहिर है कि हर कोई तो ये नहीं करता। और फलसफी हो या एजुकेशनिस्ट हो बड़े, वो इसको इन्वेस्टिगेट करके एक खास किस्म के प्रोसेस से गुजार के लोगों के लिए नेचुरलाइज करके दे देते हैं और फिर दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आज जो हमने अब इतनी सारी हमने बकवास कर दी, अभी मैं आपको सिर्फ दो जो है डिविजन्स बता रहा हूँ, मेजर डिवीजन, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। देखें ये जो आपके सामने जो स्लाइड है, इसके अंदर यहाँ पर हमने जस्टिस को लिया, और जस्टिस के बारे में रॉल्स का ये कहना है कि भाई एक मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस होता है, मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, और एक कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को वो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस कहता है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रॉल्स के अल्फाज में हम इसे पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस कहते हैं। मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के बारे में रॉल्स का ये ख्याल है कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस का मतलब ये है कि आप ये अस्यूम करें कि कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज ऑलरेडी देयर, एक जस्टिस जो है वो पहले से मौजूद है। द मॉडल ऑफ जस्टिस लाइज अप इन द हेवन, what you have to do, you have to understand that justice which is already there, and you have to implement that justice from top to bottom। यानी कि अगर फर्ज किया कि कोई इंसान ये कहता है कि अदल का जो निज़ाम है या अदल का जो तस्वुर है
पहले तसव्वुर और फिर निज़ाम। तसव्वुर जो है वो अदल का तसव्वुर मैंने नहीं बनाया, अदल का तसव्वुर है। कहाँ है? आसमानों में है, या खलाओं में है, या हवाओं में है, या कहीं पर है वो ऊपर। और उसको आप जब हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में जाएंगे और हायर लेवल ऑफ रीजनिंग में जाएंगे तो आप उसे डिसाइफर कर लेंगे। या वो जो माबातुत तबियाती तस्वुर है या मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, वो अल्लाह ताला या रसूल के जरिए रिवील हो जाए, ऊपर से नीचे आ जाए। यानी कि या तो आप खुद ऊपर चले जाओ, जैसे कि कोई फलसफियाना एंडेवर के जरिए, या किसी स्पिरिचुअल माइग्रेशन के जरिए, या किसी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के जरिए आप उस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को पहचान लो। और पहचानने के बाद फिर नीचे लेकर आओ और नीचे लाकर उसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसे कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को जो कि इंसान ने नहीं बनाया बल्कि वो पहले से मौजूद है, उसको पहचानना या उसके बारे उससे मुनकशिफ होना, और मुनकशिफ हो जाने के बाद उसको इंसानों के लिए पहले सारे इंसानों में इंट्रोड्यूस करना और फिर इंसानों पर उसको इम्प्लीमेंट करना, और रॉल्स के टर्म में मुसल्लत करना। मुसल्लत करने का मतलब ये कि जो भी चीज ऊपर से नीचे आएगी विदाउट टेकिंग कॉन्सेंट ऑफ द पीपल, वो जो है मुसल्लत करदा होगी, क्योंकि वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है। तो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस ऐसा कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को कहा जाता है जो इंसानों ने नहीं बनाया, वो है, वो था। उसको डिस्कवर करना अब किसी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए, या उसका रिवील हो जाना वही के जरिए। दोनों सूरतों में इंसान उसके रेसिपिएंट है, और बनाया वो उन्होंने नहीं है, वो था और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और जिंदगी के हर शोबे पे, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ अदल का मतलब ये नहीं है कि वो अदालतों के अंदर, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में उसको उसका इंटरनलाइज करना, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, उसको इंटीग्रेट करना और उसको नेचुरलाइज करना, जो कि उनके अंदर ही था। ये मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है उसे रॉल्स एक एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस कहता है, मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। तो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की क्या मीनिंग हुए? मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस is a notion of justice, the model of which lies up in the heaven, and what you have to do, you have to implement it from the top to bottom. सही है? ये सेक्युलर भी हो सकता है, सेक्युलर भी हो सकता है, और रिलीजियस भी हो सकता है। सही है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बहुत सारे भाई जो है वो मजहबी लोगों के ऊपर एतराज करते हैं और मजहबी लोगों को बुरा भला कहते हैं और उनको उनके लिए नए नए नाम रखते हैं, वो आमतौर पे मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में ये समझते हैं कि वो मजहबी ही हो सकता है। ये सही बात नहीं है। अगर आप रॉल्स को पढ़ेंगे तो बुनियादी तौर पर मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में सबसे तफसील से जिसको उसने डिस्कस किया है उसे प्लेटो को डिस्कस किया है। सही है? तो प्लेटो जो है वो तो जाहिर है कि मजहब की बुनियाद पे नहीं बल्कि एक फलसफियाना एंडेवर के जरिए वहां तक पहुंचा था। तो प्लेटो के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस गो के वो मजहब से अखज करदा नहीं है, वो भी मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस ही की कैटेगरी में फॉल करता है और उसके रेफरेंसेस रॉल्स के पास मौजूद हैं। तो इससे ये पता चला कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस सेक्युलर भी हो सकता है अगर वो लोगों से पूछे बगैर, लोगों से जाने बगैर, या लोगों के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से मावरा कोई कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, उस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को अगर आप टॉप टू बॉटम इंप्लीमेंट करते हो तो रॉल्स कहेगा कि ये फिर मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है। रिलीजियस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है वो
उसके बारे में उसने बहुत ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन लॉ ऑफ द पीपल के अंदर इसके ऊपर भी उसने बात की है, और बाज अपने आर्टिकल्स के अंदर उसने बात की है। तो जाहिर है कि ये बात भी बिल्कुल तय है कि मजहबी तसव्वुरात अदल जो कि वही के जरिए आते हैं, या कोई इंसान नेचुरलिस्टिक रिलीजन्स हैं जैसे हिंदुइज्म है या बुद्धिज्म है या शिंतोइज्म है और या सिखिज्म है, ये भी कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस हैं। उनके भी वो भी बुनियादी तौर पर रिलीजियस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की ही कैटेगरी पे फॉल करेंगे, और वो ही कहेंगे कि भाई चाहे वो रिवील्ड है या स्पिरिचुअल जर्नी के जरिए किसी न किसी लेवल पर किसी इंडिविजुअल ने डायरेक्ट एक्वेंटेंस ऑफ रियलिटी के जरिए इंटरनलाइज कर लिए हैं, या वो उन पे वो मुनकशिफ हो गए, वो भी जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी तो आपके ऊपर अगर वो कश्फ नहीं हुआ तो फिर जाहिर है कि आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी टॉप टू बॉटम होगा, और ये मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है। सही है। तो हम हमारा जो ये कोर्स है वो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के ऊपर नहीं है। सही है। ये जो हम कोर्स डेवलप कर रहे हैं वो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के ऊपर है। मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को ये सारे भाई जो जो हम पढ़ेंगे वो सब के सब फॉसिल्स रेलिक्स के तौर पर दफना चुके हैं अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, और वो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को कंसिडर नहीं करते। मैं अगली जो इंशाल्लाह सेशन होगा उसमें सिर्फ मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को डिस्कस करूंगा ताकि आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। लेकिन ये जो कोर्स है वो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के अंदर है। अब पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के बारे में रॉल्स क्या कहता है? पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस एक ऐसा कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है जिसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ये मानते हैं कि हमें नहीं पता कि अदल क्या होता है। वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली जस्टिस इज। हम कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को डिराइव करेंगे फ्रॉम द notion of justice assumed by individuals, by the people. तो political conception of justice एक ऐसा conception of justice अपने आप को पोर्ट्रे करता है कि वो हमने कहीं से अखज नहीं किया, बल्कि वो हमने डिराइव किया है फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। लोगों की आरा के नतीजे में हमने आहिस्ता आहिस्ता एक निज़ाम अदल कायम किया है, और ये जो निज़ाम अदल है अभी परफेक्ट नहीं है, और हम इसे परफेक्ट बनाते चले जाएंगे ग्रेजुअल प्रोसेस में थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। और ये इतना कैची और इतना यानी कि खूबसूरत लगता है, और जाहिर है कि सारा एजुकेशन सिस्टम भी इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, जिसकी बुनियाद पे ये कहते हैं कि हम जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, या लोगों को जिस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के मातहत ले रहे हैं, ये वो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है जो लोगों की ख्वाहिशात का मजहर है, लोगों के इरादों का, और लोगों के जो कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस एम्बेडेड है उनके माइंड के अंदर या उनके हार्ट के अंदर या उनके अंडरस्टैंडिंग के अंदर। इसको ही हम ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू कॉन्क्रिटाइज करेंगे, और इस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की ओनरशिप जो है वो किसके पास होगी? जैसे मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की ओनरशिप हो सकती है किसी नेचुरलिस्टिक थियरम के अंदर, या किसी पर्सनल फिलॉसफी के अंदर, या वर्ड ऑफ द गॉड के अंदर, या गॉड के अंदर ही। इसी तरीके से ये जो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस होता है, इसकी ओनरशिप जो होती है वो होती है विल ऑफ द पीपल के अंदर। तो विल ऑफ द पीपल जो है वो बुनियादी तौर पर मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस का बाइनरी ऑपोजिशन है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसको। और हम जो है
पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को पढ़ेंगे, और आपको इस स्लाइड से ऐसा नजर आ रहा होगा कि अच्छा, तो एक मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस होगा और एक पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। जिस तरह मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस हजारों तरह के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी मेटाफिजिकल फाउंडेशंस क्या है, आपकी मेटाफिजिकल इम्पल्स क्या है, आपके मेटाफिजिकल रूट्स क्या है, आपकी कॉस्मोलॉजी क्या है, आपकी ऑन्टोलॉजी क्या है, आपकी टेलियोलॉजी क्या है। तो इसी तरीके से डिफरेंट ऑन्टोलॉजिकल पोजिशनिंग के नतीजे में डिफरेंट मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पैदा होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, बज़ाहिर ये लग रहा है कि विल ऑफ द पीपल क्या है, लेकिन विल ऑफ द पीपल की मल्टीपल मैनिफेस्टेशन है। और इसी तरीके से इस तरह मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस कई तरह के होते हैं, और उसी तरीके से पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस भी कई तरह के होते हैं। तो आप लोग जो है जो कोर्स है, या ये पूरी जितनी भी हमारी लेक्चर्स होंगे, वो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को फोकस करेंगे। सिर्फ नेक्स्ट जो मैं कंसेप्शन ऑफ जस्टिस लूंगा, वो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन कर दूंगा जनरली, और ये बता दूंगा कि क्या मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के बारे में इनको खतरात है। और वो जो मैंने डायनासोर्स की एग्जांपल दी है आपको, वो डायनासोर्स की जो मूवीज के 3 जो उसूल है, वो ये कि नंबर 1, ये फॉसिल्स थे, और इन फॉसिल्स को हमने जिंदा किया है अपनी अपनी डेलिब्रेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो डायनासोर्स होते हैं, ये अल्लाह ने नहीं बनाए। ये वाले डायनासोर जो जुरासिक पार्क के अंदर दिखाते हैं वो लोग, वो कहते हैं वो हमने जेनेटिक कोड डिस्कवर कर लिया और हमने अपनी मास्टरी इस्टेब्लिश की। तो एक सेंस में वो अपने खुदाई का इजहार होता है कि देखिए, एक फॉसिल्स को हमने दोबारा से जिंदा कर दिया। सही है, फॉसिल्स रेलिक्स हैं, और इसके जो मानने वाले हैं, ये पावर के अंदर इस्टेब्लिश होते हैं, और महमूज़ दुनिया के अंदर जो है वो इनका रहना मुमकिन नहीं है, और ये सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देंगे। और तीसरा ये कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा है डायनासोर्स को देखने का, तो इनको किसी वीरान जजीरे में, जहाँ पर ये महज़िब दुनिया से बाहर हो, यानी कि गैर महज़िब जो वजूद है, उसको अगर आपको देखने का शौक है, तो आप उनको जू के अंदर रखकर देख सकते हैं। जू के अंदर उनको अपने नेचुरल हैबिटाइट में रहते हुए देखें। तो बिल्कुल वही रवैया जो है वो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के अंदर रखा जाता है। आपने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ी बड़ी चेयर्स देखी होंगी, उनके बड़े बड़े प्रोफेसर्स देखे होंगे जो आपको टेंटे करते हुए नजर आते हैं मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के हक में। वो उनकी हैसियत जुरासिक पार्क के ऑर्गेनाइजर की होती है, कस्टोडियन की होती है, जो बता रहा होता है कि इसमें कौन कौन से जो है ट्राइनोसॉरस हैं, कौन से हर्बीवोरस हैं, कौन से जो है कार्निवोरस हैं, और कौन से कार्निवोरस जो है वो उड़ भी सकते हैं, और कौन से कार्निवोरस हैं जो जमीन पानी के अंदर रहते हैं। उनकी कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं ताकि जू के अंदर उनको कैद रखना आसान हो। ठीक है, तो ज्यादा मुतासर होने या डरने घबराने की जरूरत नहीं है उनकी टेंटे से। तो इंशाल्लाह ताला लोग समझते हैं कि हमें वो क्या समझते हैं। लेकिन अभी बहरहाल वो हम कभी मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को बाद में करेंगे। जिस दुनिया में और जिस निज़ाम अदल के अंदर हम रह रहे हैं, उसको हम तफसील से पहले देख लेंगे, फिर हम मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को भी देखेंगे। ठीक है जी, तो अभी हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। 1 बज गया, मैंने चूंकि देर से शुरू किया है, लिहाजा अभी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हो। जी जी भाई। नहीं, ये जो आप लोग हाथ उठा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हो, या आप? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई, सर ये मामून।
अगर इफ आई मे से कि देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ जस्टिस एज वेल, और उसमें जो कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस है वो तो मेटाफिजिकल है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सारा जो स्ट्रक्चर वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस से लिया है, ऐसा हो सकता है? जी ऐसा हो सकता है, बल्कि ये उसका जो मॉडल है वो आगे मैंने किया हुआ है। किधर है ये है, ये हम देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम इसको, जैसे इन्होंने ये किया हुआ है, जैसे ये यहाँ से लिया हुआ है सोर्स ऑफ लॉ, और मेथडोलॉजी जो है वो ये ली हुई है, ये हम देखेंगे बाद में, अभी नहीं। ये ऐसा ऐसा करने की कोशिश की गई है, जैसे तीसरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये कोशिश की गई है, और उसे जो है वो लेकिन उसके नतीजे में जो मसाइल पैदा हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी फरहान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक वाह। क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि लेट्स से एक शख्स कहता है कि मैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे बिलीव नहीं करता, तो मैं अपने बच्चों को होम स्कूल करूंगा। तो जी बेसिकली ये शख्स जो है वो सिस्टम ऑफ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ऐसा क्या रेजिलियंस है इस सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर कि ऐसे थ्रेट एक्टर्स को ये टेकअप कर सकता है कि कल को एक सीक्रेट स्कूल एस्टेब्लिश हो जाए जो सिस्टम ऑफ जस्टिस को नहीं पढ़ाएगा बल्कि अपना एक सिस्टम ऑफ जस्टिस एजुकेट करवाएगा लोगों को, ताकि बाद में रिवोल्ट आ जाए। तो ये स्टेट क्या कर सकती है इस सेंस में कि इसको टेकअप किया जाए एफिशिएंटली? देखो, पहली बात तो ये कि ये जो मॉम्स स्कूल का आइडिया है, आपको पता होगा इसका जो फाउंडर था वो गेटो है, जिसकी किताब थी वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शंस। सही है, वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन है वो, तुम देखना पढ़ना। तो और भी बहुत सारे लोग हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो एब्सोल्युटली सिस्टम से बाहर नहीं होता, वो पार्ट ऑफ द सिस्टम ही होता है। वो सिर्फ ये कहता है कि जो सिस्टम ने जिस जिस वजह से ये स्कूलिंग सिस्टम वगैरह डेवलप किया था, अब दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम जो स्कूलिंग सिस्टम है ये ऑब्सोलीट हो गया है, और अब की दुनिया के अंदर इतना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और मॉम्स स्कूल के जो लोग होते हैं, जैसे आप फर्ज किया कि स्कूल ना भेजो बच्चों को और आप उनको घर में पढ़ाओ, तो आप ऐसा समझ रहे हो कि कोई ऐसी स्पेस है जो सिस्टम से बाहर है। तो ऐसा नहीं है। आपका घर सिस्टम के अंदर ही है, आपका जो पार्क है वो सिस्टम के अंदर ही है, आपके जो रिश्ते नाते हैं, दुकानें हैं, जो जो आप खा रहे हो पी रहे हो इलाज करा रहे हो, ये भी सिस्टम के अंदर ही है। सिर्फ स्कूल से बच्चे को निकाल लेने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सवाल मेरे सामने भी था जब मेरे बच्चे छोटे थे कि मैंने क्या करना चाहिए। सही है, तो मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया। ठीक है, और स्कूल भेजा क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई अगर तो मैं ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करने में कामयाब हो गया तो एक वक्त आएगा कि हम कहेंगे कि भाई हम लोग जा रहे हैं सिस्टम से बाहर, और सिस्टम से बाहर जाके हम लोग रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चों को सिर्फ मैं अकेला ही तो नहीं बताऊंगा ना, और पूरी हम्म। दुनिया भी बताएगी, और निज़ाम भी बताएगा, और उसके दोस्त अहबाब भी बताएंगे, वो सब भी बताएंगे। तो ये मुमकिन है कि मैं अकेला आदमी नहीं मुकाबला कर पाऊंगा इन सब का, या फिर मैं एक लाइक माइंडेड लोगों के सर्किल में ही अपने बच्चों को रखूंगा, और उसकी इंटरैक्टिव जो साइड है उसको लिमिट करने की कोशिश करूंगा, और उस लिमिटेशन का नतीजा निकलेगा कि वो आधा तीतर आधा बटेर हो जाएगा। सही है। और दूसरा ये था कि मुझे ये भी डर था कि भाई मुझे मैं ही मर गया अगर, तो फिर मेरा बच्चा हाफ जर्नी के अंदर कैसे करेगा, है, या माँ ही मर गई, मॉम ही मर गई, तो फिर क्या होगा। तो मैंने ये सोच के ये कहा कि भाई ठीक है ये इसके अंदर जाए, और मैंने उसे ये बताया कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है,
उन पैरामीटर्स को जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देता है, आराम से रहो, ठंडे ठंडे चलते रहो, और फिर बाहर भी चीज़ें बताते रहेंगे। और अब जब वो बड़े हो गए थोड़े, तो मैं उनको चीज़ें बता रहा हूँ। तो बहुत छोटे बच्चों को नहीं बताया जाता, छोटी लड़ाई में नहीं झोंका जाता। तो वो लोग जो कि मॉम्स स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी फिर आगे जाकर सिस्टम में इंटीग्रेट होने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग इंटीग्रेट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो अपने माँ बाप को गालियां बकते रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं मॉम्स स्कूल में नहीं, यानी कि वो स्कूल नहीं जाते, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को वो डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए वो दूसरा रूट इख्तियार कर लेते हैं, और वो उसमें बड़े सक्सेसफुल भी रहते हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके बच्चे स्कूल में नहीं गए, लेकिन वो बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स लेके दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं। तो जाहिर है कि फिर इवेंचुअली तो वो सिर्फ इंटीग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है या प्री रेक्विजिट है, उसका डिसएग्रीमेंट है, इंटीग्रेशन इन इटसेल्फ का डिसएग्रीमेंट नहीं है। इसके लिए हमारे उस्ताद थे, वो एक बड़ी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देते थे। पता नहीं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी में एक साहब थे, तो वो इलेक्शन हार जाती थी उनकी पार्टी, तो इस्लामी निज़ाम की कोशिश कर रहे थे वो साहब। तो उनकी जब पार्टी हार गई, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकेंगे। और उनकी फैमिली ने भी कहा कि भाई छोड़ दो अब ये चक्कर। तो उन्होंने कुछ बकरियां खरीदी, और बकरियां खरीद के वो एक पहाड़ी जो उनके हिस्से में आई थी, ख़ानदान के यानी कि जायदाद के में उनके हिस्से में पहाड़ी आई थी छोटी सी। तो उस पहाड़ी पे वो चले गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने बकरियां पाल ली, और वहाँ पे उन्होंने कहा ये मेरी रियासत है, और इस रियासत पे मैं इस्लामी निज़ाम नाफिज कर रहा हूँ। और उन्होंने इस्लामी निज़ाम नाफिज करके अपना एक छोटा सा झंडा बना के उस पर लगा दिया, और उसमें अकेले वो रहते थे। और वो बकरियां जो थी बिल्कुल नेचर के मुताबिक चलती थी, कोई गुनाह नहीं करती थी, बड़ी शराफत से रहती थी, और वो वहीं रहे, और वहीं पे फिर उनका इंतकाल हो गया। तो ये तो हो सकता है एक दो आदमी इस तरह कर लें, लेकिन मास स्केल के ऊपर ये काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये बात याद रखो कि मॉम्स स्कूल के जो लोग हैं जो घर के अंदर पढ़ाते लिखाते हैं, वो भी तो फिर बाद में ले जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते ही हैं ना बच्चों के, और डॉक्टर इंजीनियर बनाते ही हैं ना। फिर वो जो है वो डॉक्टर बन के फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ ही काम करते हैं ना वो लोग। या जो साइबर नाइफ के जो तमाम टेक्निक्स हैं वो सीखते हैं कि नहीं सीखते। तो बताने का मतलब ये है कि ये जो है, ये जो चैलेंज है, ये जब हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम की कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो बड़ा बड़ा काम है। वो इस तरह से नहीं, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो हम कभी और करेंगे। जब हम एजुकेशन सिस्टम करेंगे तो वो मैं करा दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि तुम ये पॉलिटिकल सिस्टम सारा समझ चुके होगे, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही ये ख़त्म कर लिया तो फिर हम एजुकेशन सिस्टम करेंगे। तो फिर तुम्हारे लिए 2 और 2 4 की तरह चीज़ खुल के आ जाएगी। और वो लोग जो इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज वगैरह के चक्कर में हैं, उन वो लोग ने भी बहुत कोशिश की बेचारों ने, और उनको ये समझ में आया कि भाई ये जो नॉलेज ग्रो कर रही है जिस मास स्केल के ऊपर, और जिस रैपिड मोमेंटम के साथ, वो तो उस कैसे इस्लामाइज करे कोई। तो वो फिर हम हाइएक वगैरह और नोज़ेक और इन लोगों को जब हम पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है जी, तो अभी हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस कहीं पे नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस लूंगा सारे, फिर हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी इसको फिर ख़त्म कर देते हैं।